नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग मोमेंट में। आज हम प्रश्नवाली 1.1 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। इसके पहले के दो प्रश्न हम हल कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 12, 15 व 21 का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तीनों के। देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले 2 का भाग देंगे 6, फिर 2 का भाग देंगे 3, अब 3 का भाग देंगे 1। अतः हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3। अब देखिए 15, सबसे पहले इसमें 3 का भाग देंगे 3 का भाग देंगे 5 बार में जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे 1 बार में जाएगा। अतः 15 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 5। इसके बाद हम 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 का भाग देंगे 7 बार में जाएगा, अब 7 में 7 का भाग देंगे 1 बार में जाएगा। 21 बराबर 3 गुणा 7। देखिए HCF होता है कॉमन संख्या की निम्न घात। अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, 3 है और उसकी निम्न घात तीनों में 3 की घात 1 है। अतः 3 की घात क्या रहेगी, 1। अतः HCF क्या निकल के आता है अपने पास 3। देखिए LCM, सभी संख्याओं की उच्च घात, आपको जितनी भी संख्याएं दिख रही है इन तीनों में उन सभी को लिख दीजिए आप। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब देखिए सभी की उच्च घात, 2 की घात कितनी यहाँ पर 2, तो हम 2 की घात कितने लिखेंगे 2। अब 3 की घात तीनों में 1 ही है, 5 की घात भी 1 ही और 7 की घात भी 1 ही है। अब इसे हल करेंगे 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। देखिए 12 गुणा 35। अब 35 को 12 से गुणा कीजिए। देखिए 10 1 हासिल 7 गुणा 5 3 0 2 4, कितना आ रहा है 420। अतः 12 15 21 का HCF कितना होगा 3 और LCM कितना होगा 420। देखिए अगला प्रश्न है 17 23 29। यहाँ पर हम 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 17 गुणा 1, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। देखिए 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 23 गुणा 1। अब देखिए 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसे भी हम 23 गुणा 1 लिख सकते हैं। अब देखिए HCF, कॉमन संख्या की निम्न घात, यानी कि कॉमन क्या है तीनों में 1, अतः HCF क्या हो जाएगा 1। अब देखिए LCM, सभी संख्याओं की उच्च घात, सभी संख्याएं लिख लीजिए 17 गुणा 23 गुणा 29। देखिए सभी संख्याओं की उच्च घात, सभी में सभी की घात कितनी है 1, तो LCM 17 गुणा 23 गुणा 29 आएगा। अब इसे गुणा कीजिए, पहले 23 को 17 से गुणा कीजिए। देखिए 7 को 3 से गुणा करेंगे 21, 21 की 1 लगी 2 हासिल। 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 और 2 16 गुणा। अब देखिए 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 और ये 2, 1 9 3। अब देखिए 29 से गुणा करना है। देखिए 9 को 9 से गुणा करेंगे 81 की 1 लगी 8 हासिल। अब देखो 9 3 27, 27 में 8 जोड़ेंगे 35। देखिए 2 18 1 हासिल, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 1 7। देखिए 9 2 और 1 3, 8 और 5 13 और 7 और 3 10 1 11। अतः इसका LCM कितना आएगा 11,329। अतः देखो 17 23 29 का HCF कितना आया 1 और LCM आया 11,339। देखिए अगला प्रश्न है
8, 9, 25 के हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 का भाग देंगे 4, फिर 2 का भाग देंगे 2, फिर 2 का भाग देंगे 1। देखिए 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3। देखिए 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 का भाग देंगे 3, फिर 3 का भाग देंगे 1। अतः 9 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 2। देखिए 25 में हम 5 का भाग देंगे 5 आएगा, फिर 5 का भाग देंगे 1। देखिए 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। देखिए HCF कॉमन संख्या की निम्नघात, इन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, किंतु इनमें एक क्या है कॉमन, क्योंकि हम इसे गुणा 1, इसे भी गुणा 1 लिख सकते हैं। यहाँ तक कॉमन क्या निकल के आता है, 1। एलसीएम देखिए सभी संख्याओं की उच्चघात, जितनी भी संख्याएं उन सभी को लिख लीजिए 2 गुणा 3 गुणा 5। अब सभी की उच्चघात लगा दीजिए, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। देखिए ये क्या होगा 8, ये 9, ये गुणा 25। देखिए 9 को 8 से गुणा करेंगे, 9 × 72। अब 72 को गुणा कीजिए आप 25 से। देखिए 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 1 हासिल। 7 को 5 से गुणा करेंगे 35, 1 36 गुणा 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 7 को 2 से गुणा करेंगे 14। देखिए 0 0 1 हासिल, 7 1 8 और 1, यानी कि इनका एलसीएम कितना निकल के आता है 1800। अतः HCF तो आएगा 1 और एलसीएम आएगा 1800। इसी के साथ अपना तीसरा प्रश्न खत्म होता है। देखिए अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए हल देखिए इसका, ऐसा ही प्रश्न हमने उदाहरण 1 में भी किया था। देखिए 6n के अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 गुणा 3 की पावर n। यहाँ पर 6n, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, 6n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप के नहीं है, अतः n के किसी भी मान के लिए 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। देखिए शून्य पर समाप्त होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड किस रूप के होने चाहिए, 2 गुणा 5 के रूप के। देखिए अगला प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ये हमें पता लगाना है। देखिए 7 गुणा 11, रुकिए देखो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। देखो भाज्य संख्या यदि किसी संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड उपस्थित हो तो वह संख्या भाज्य संख्या
कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा देखिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब देखिए यहाँ से हम 13 कॉमन ले सकते हैं। 7 गुणा 11 प्लस 1। देखिए इसका एक गुणनखंड हो गई और ये स्वयं अपना गुणनखंड होगी। इसके अलावा ये संख्या 13 से भी विभाजित है, अतः इसके 3 गुणनखंड हो गए। तो ये क्या होगी? एक भाज्य संख्या। देखिए 13 गुणा, देखो 11 को 7 से गुणा 77, 1 78। देखिए संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 के कम से कम 3 गुणनखंड कौन कौन से? ब्रैकेट में लिख दीजिए आप 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक। 1 और कौन सा? 13। कम से कम 3 गुणनखंड उपस्थित हैं। अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या क्या होगी? एक भाज्य संख्या होगी। देखिए 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब देखिए यहाँ से अपन लोग 5 कॉमन ले सकते हैं। देखिए 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 प्लस 1। अब देखिए इसका एक गुणनखंड और ये संख्या स्वयं, उसके अलावा 5 भी क्या है? इसका गुणनखंड। देखिए अब संख्या 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1 के कम से कम 3 गुणनखंड देखो कौन कौन से? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1 और कौन? 1। इसके अलावा 5। कम से कम 3 गुणनखंड उपस्थित है। अतः दी गई संख्या क्या? एक भाज्य संख्या होगी। आशा है आपको ये पर्सन समझ में आया होगा। देखिए ये संख्या तो स्वयं का गुणनखंड होगी और एक इसका गुणनखंड होगा। इसके अलावा हम अगर एक गुणनखंड और ढूंढ लें तो ये संख्या क्या हो जाएगी? एक भाज्य संख्या हो जाएगी और संख्या है 5, क्योंकि 5 भी इसका गुणनखंड होगा, क्योंकि ये 5 से पूरी विभाजित होगी। और जो संख्या किस संख्या से पूरी विभाजित हो जाए वो संख्या क्या कहलाती है? उसका गुणनखंड। देखिए जैसे यहाँ पर 4 है, अब इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? एक तो ये संख्या स्वयं 4 और 1, क्योंकि 1 का सभी में भाग जाता है। इसके अलावा ये संख्या 2 से विभाजित होगी। देखिए अब इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3। और जिन संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं वो संख्या क्या होती है? एक भाज्य संख्या। देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। देखिए एक खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक वर्ताकार, इसे थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा।
देखिए ये एक वर्ताकार पथ है। वर्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखिए एक लड़की है सोनिया, वो यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और ये घूम के आने में, यहाँ तक वापस इसी बिंदु पर आने में उसे कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। किसे लगते हैं? सोनिया को। देखिए जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक लड़का है रवि, वो यहाँ से ही चलना प्रारंभ करता है जहाँ से सोनिया चलना प्रारंभ करती है। उसे एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 12 मिनट। रवि को कितना समय लगता है? 12 मिनट। अब देखिए प्रश्न कहता क्या है कि मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, यानी कि दोनों इसी स्थान से चलेंगे और एक ही समय पर चलेंगे। प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए वो यहीं से चलना प्रारंभ कर रहे हैं। अब सोनी एक चक्कर लगा के आएगी, उसे 18 मिनट लगेंगे। दूसरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगेंगे, यानी कि 36। अब देखिए तीसरा चक्कर लगाने में कितने मिनट लगेंगे उसे? 18 का 18, 18 2 18 54। अब आगे देखिए, अब रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, ठीक। दूसरा चक्कर लगाने में, 2 चक्कर लगाने में 24 मिनट लगेंगे, 3 चक्कर लगाने में 36। अब देखिए ये 36 दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ, यानी कि 36 मिनट बाद वो इसी स्थान पर मिलेंगे, भले उन्हें एक चक्कर लगाने में भिन्न भिन्न समय लग रहा हो। अब देखो इसे रिप्रेजेंट करते हम। देखिए इसका उत्तर, सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लगा उसे? 18 मिनट। अब देखिए वही रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितने मिनट लगे? 12 मिनट। अब देखिए प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? दोनों संख्याओं का एलसीएम। देखिए एलसीएम किन किन का? 12 और 18 का। अब देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड, देखिए 12 को कैसे कैसे लिख सकते हैं हम? 2 गुणा 3। अब वही 18 के अभाज्य गुणनखंड, इसे कैसे लिख सकते हैं? देखो 2 गुणा 3। अब देखो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम किन किन का निकालना है हमें? 12 18 का। देखिए सभी संख्याओं की उच्च घात, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। देखिए यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 2 गुणा 3, यहाँ पर 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। अब सभी संख्याओं की 2 गुणा 3, उन सभी की उच्च घात। अब देखो उच्च घात क्या है? 2 की 2 और 3 की 2। अब देखिए 4 गुणा 9 बराबर कितना आ जाएगा? 36 मिनट। तो हम नीचे लिख देंगे कि सोनिया रवि 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए सोनिया व रवि 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आशा है आज के सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ आपकी प्रश्नवाली 1.1 यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।